चैप्टर अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पार्ट 20 आर्टिकल 368। आइए इस चैप्टर को समझते हैं। इंट्रोडक्शन टू द अमेंडमेंट प्रोसेस। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट का मतलब है भारतीय संविधान के कुछ प्रोविजन या रूल्स में चेंज करना। ये चेंजेस फंडामेंटल लॉज को मॉडिफाई करते हैं। आर्टिकल 368 कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट प्रोसेस को डिफाइन करता है। इसका मेन पर्पज है कॉन्स्टिट्यूशन को फ्लेक्सिबल बनाना ताकि टाइम के साथ जरूरत के मुताबिक चेंज किया जा सके। आइए इसके की फीचर्स को देखते हैं। बोरोड फ्रॉम साउथ अफ्रीका। अमेंडमेंट प्रोसेस को हमने साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। साउथ अफ्रीका का कॉन्स्टिट्यूशन भी एक फ्लेक्सिबल अमेंडमेंट प्रोसेस फॉलो करता है। फ्लेक्सिबल एंड रिजिड सिस्टम। अमेंडमेंट प्रोसेस नाइदर फ्लेक्सिबल जो कि ब्रिटेन में है और नॉर रिजिड जो कि यूएसए है। ये दोनों का सिंथेसिस है, यानी कुछ प्रोविजन को पार्लियामेंट इजिली अमेंड कर सकती है जबकि कुछ प्रोविजन को चेंज करना मुश्किल होता है। इस प्रोसेस को सेमी रिजिड कहा जाता है। बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन। केशवानंदा भारती केस 1973 में सुप्रीम कोर्ट ने बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन को स्टेब्लिश किया। इसका मतलब है कि पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकती है, लेकिन उन प्रोविजन को नहीं बदल सकती जो बेसिक स्ट्रक्चर को फॉर्म करते हैं। ये बेसिक स्ट्रक्चर कॉन्स्टिट्यूशन की कोर वैल्यू है जो बदल नहीं सकती। अब अमेंडमेंट प्रोसेस आर्टिकल 368 को देखते हैं। आर्टिकल 368 के अकॉर्डिंग कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने के लिए पार्लियामेंट को स्पेशल प्रोसीड्यूर फॉलो करना पड़ता है। इस प्रोसेस में बोथ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट यानी कि लोकसभा और राज्यसभा की अप्रूवल जरूरी होती है। स्पेशल मेजोरिटी की रिक्वायरमेंट होती है, जिसमें टोटल मेंबर का एक स्पेसिफिक परसेंटेज सपोर्ट होना चाहिए। अगर अमेंडमेंट फेडरल प्रोविजन को अफेक्ट करता है तो स्टेट लेजिस्लेचर का भी कंसेंट जरूरी होता है। अब की अमेंडमेंट्स टू आर्टिकल 368 को देखते हैं। 24th अमेंडमेंट 1971। 24th अमेंडमेंट ने आर्टिकल 368 में चेंजेस किए थे, जिसमें पार्लियामेंट को पावर दी गई थी कि वो फंडामेंटल राइट्स को अमेंड कर सकती है। ये अमेंडमेंट केशवानंदा भारती केस के डिसीजन के बाद आई थी। 42nd अमेंडमेंट 1976। 42nd अमेंडमेंट ने आर्टिकल 368 को फर्दर स्ट्रेंथन किया। इस अमेंडमेंट ने फंडामेंटल ड्यूटीज को ऐड किया और डायरेक्टिव प्रिंसिपल को मोर एम्फेसाइज दिया। यह अमेंडमेंट इमरजेंसी पीरियड के दौरान इंप्लीमेंट किया गया था। अब की टर्म्स एक्सप्लेन, कुछ की टर्म्स को देखते हैं। बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन। केशवानंदा भारती केस 1973 में सुप्रीम कोर्ट ने यह प्रिंसिपल दिया कि बेसिक स्ट्रक्चर को पार्लियामेंट अमेंड नहीं कर सकती। ये कॉन्स्टिट्यूशन के कोर प्रिंसिपल को रिप्रेजेंट करता है, जैसे डेमोक्रेसी, सेकुलरिज्म, फेडरलिज्म, जुडिशियल रिव्यू एक्सेट्रा। स्पेशल मेजोरिटी का मतलब है कि पार्लियामेंट के मेंबर को एक सर्टेन परसेंटेज से सपोर्ट करना पड़ता है, जैसे 2/3 मेजोरिटी ऑफ द मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग। फ्लेक्सिबल और रिजिड अमेंडमेंट प्रोसेस को देखते हैं। फ्लेक्सिबल प्रोसेस का मतलब है कि कॉन्स्टिट्यूशन को आसानी से बदला जा सकता है, जैसे ब्रिटेन में होता है। रिजिड प्रोसेस का मतलब है कि कॉन्स्टिट्यूशन को बदलना मुश्किल होता है, जैसे यूएसए में होता है। इंडिया में ये सिंथेसिस है, जिसमें कुछ प्रोविजन को आसानी से चेंज किया जा सकता है और कुछ को नहीं। अब बात करते हैं प्रोसीड्यूर फॉर द अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 368। इंट्रोडक्शन ऑफ द बिल। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल को पार्लियामेंट के किसी भी हाउस में इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, लोकसभा में भी और राज्यसभा में भी। ये बिल किसी भी मिनिस्टर या प्राइवेट मेंबर के द्वारा इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। मिनिस्टर का मतलब है जो गवर्नमेंट के पार्ट हैं, जैसे यूनियन मिनिस्टर। प्राइवेट मेंबर का मतलब है जो गवर्नमेंट का पार्ट नहीं है, वो इंडिविजुअल मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट है। प्रेसिडेंट रोल इन इंट्रोडक्शन ऑफ द बिल। प्रेसिडेंट की प्रायर परमिशन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल को इंट्रोड्यूस करने के लिए रिक्वायर नहीं होती। मतलब
पार्लियामेंट का एक हाउस अपने आप ये बिल इंट्रोड्यूस कर सकता है बिना प्रेसिडेंट से परमिशन लिए। टाइप्स ऑफ मेजोरिटी नीडेड। स्पेशल मेजोरिटी की रिक्वायरमेंट होती है जो कि दो पार्ट में डिवाइड होती है। मेजोरिटी ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ दैट हाउस 50% ऑफ द टोटल मेंबर, 2/3 मेजोरिटी ऑफ द मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग। मतलब अगर 100 मेंबर प्रेजेंट है और वोटिंग कर रही है तो एटलीस्ट 67 वोट हाँ होनी चाहिए। ये स्पेशल मेजोरिटी पार्लियामेंट के दोनों हाउस में सेपरेटली पास करनी होती है। बिल इन बोथ हाउसेस। बिल को दोनों हाउसेस लोकसभा और राज्यसभा में सेपरेटली पास करना पड़ता है। ज्वाइंट सीटिंग। आर्टिकल 108। अगर दोनों हाउसेस में डिसएग्रीमेंट होता है, मतलब दोनों हाउसेस अलग अलग डिसीजन लेते हैं, तो ज्वाइंट सीटिंग का प्रोविजन नहीं है। मतलब दोनों हाउसेस को अपने अलग अलग डिसीजन को स्पेशल मेजोरिटी से पास करना पड़ता है। अमेंडमेंट फेडरल प्रोविजन को देखते हैं। अगर अमेंडमेंट फेडरल प्रोविजन को इफेक्ट करता है, जैसे स्टेट के पावर्स, तो स्पेशल मेजोरिटी के साथ स्टेट्स के लेजिस्लेचर से भी रेक्टिफिकेशन की जरूरत होती है। हाफ ऑफ द स्टेट्स को सिंपल मेजोरिटी से इस अमेंडमेंट को अप्रूव करना पड़ता है। सिंपल मेजोरिटी का मतलब है 50% से ज्यादा वोट हाँ होनी चाहिए। प्रेसिडेंट एसेंट। 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1971 के अकॉर्डिंग जब एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल प्रेसिडेंट के पास जाता है तो प्रेसिडेंट को उस बिल को एसेंट देना पड़ता है। प्रेसिडेंट के पास बिल को विथहोल्ड करने का पावर नहीं होता और ना ही वो बिल को रिटर्न कर सकते हैं रिकंसिडरेशन के लिए। जब प्रेसिडेंट एसेंट दे देता है तब वो बिल एक्ट बन जाता है और कॉन्स्टिट्यूशन उसके अकॉर्डिंग अमेंड हो जाता है। स्टेट लेजिस्लेचर कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल को इंट्रोड्यूस नहीं कर सकती। अब कुछ की टर्म्स को देखते हैं। ज्वाइंट सीटिंग। आर्टिकल 108। ज्वाइंट सीटिंग का प्रोविजन तब होता है जब लोकसभा और राज्यसभा के बीच डिसएग्रीमेंट हो, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल में ज्वाइंट सीटिंग का प्रोविजन नहीं है। फेडरल प्रोविजन। फेडरल प्रोविजन वो पार्ट होते हैं जो स्टेट के पावर को इफेक्ट करते हैं। अगर अमेंडमेंट स्टेट के पावर को चेंज करता है तो स्टेट के लेजिस्लेचर से भी रेक्टिफिकेशन चाहिए होती है। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ मेजोरिटी इन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। सिंपल मेजोरिटी। सिंपल मेजोरिटी का मतलब है कि हर हाउस यानी कि लोकसभा और राज्यसभा में प्रेजेंट और वोटिंग कर रहे मेंबर का मेजोरिटी होना चाहिए। मेजोरिटी ऑफ मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग का मतलब है अगर 100 मेंबर वोटिंग कर रहे हैं तो 51 वोट हाँ होनी चाहिए। ये ऑर्डिनरी लॉज मेकिंग प्रोसेस जैसा होता है जिसमें सिर्फ सिंपल मेजोरिटी रिक्वायरमेंट होता है। एग्जाम्पल, सुप्रीम कोर्ट जज अमेंडमेंट एक्ट 2019 में सुप्रीम कोर्ट के जज की नंबर को 31 से 34 इंक्रीज किया गया। ये चेंजेस सिंपल मेजोरिटी से किया गया क्योंकि ये एक ऑर्डिनरी लॉ है जो आर्टिकल 368 के अंदर नहीं आता। स्पेशल मेजोरिटी को देखते हैं। स्पेशल मेजोरिटी थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है और ये आर्टिकल 368 के अंडर अमेंडमेंट के लिए यूज होता है। टोटल मेंबरशिप का मेजोरिटी 50% से ज्यादा मेंबर ऑफ द हाउस और 2/3 मेजोरिटी ऑफ द मेंबर प्रेजेंट इन वोटिंग की रिक्वायरमेंट होती है। टोटल मेंबरशिप का मतलब है कि हाउस के टोटल नंबर वैकेंसी और अब्सेंटीज को इंक्लूड करके का 50% होना चाहिए और 2/3 मेजोरिटी उन मेंबर का जो प्रेजेंट है और वोटिंग कर रहे हैं। एग्जाम्पल, 103rd अमेंडमेंट 2019 जो 10% रिजर्वेशन प्रोवाइड करता है इकोनॉमिकली बैकवर्ड वीकर सेक्शन को, ये अमेंडमेंट स्पेशल मेजोरिटी से पार्लियामेंट में पास हुआ। अब स्पेशल मेजोरिटी ऑफ पार्लियामेंट एंड कंसेंट ऑफ स्टेट्स को देखते हैं। यह मेथड फेडरल प्रोविजन को अमेंड करने के लिए यूज होता है। इसमें स्पेशल मेजोरिटी के साथ स्टेट्स के कंसेंट की भी रिक्वायरमेंट होती है। स्पेशल मेजोरिटी की रिक्वायरमेंट तो सेम है जैसे पहले बताया गया, लेकिन इसमें स्टेट्स के लेजिस्लेचर का कंसेंट भी चाहिए होती है।
कंसेंट ऑफ द हाफ ऑफ द स्टेट्स की जरूरत होती है, जिसमें सिंपल मेजोरिटी से स्टेट्स को कंसेंट देना पड़ता है। अगर कुछ स्टेट एक्शन नहीं लेते तब भी 50% स्टेट का कंसेंट सफिशिएंट होता है। एग्जाम्पल 101st अमेंडमेंट 2016 जो जीएसटी गुड्स एंड सर्विस टैक्स को इंट्रोड्यूस करता है, इसमें स्पेशल मेजोरिटी के साथ स्टेट के कंसेंट की भी रिक्वायरमेंट थी। ये अमेंडमेंट जीएसटी काउंसिल को क्रिएट करता है, जो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट को टैक्स मैटर के लिए डिसीजन मेकिंग पावर देता है। अब कुछ की टर्म्स को देख लेते हैं। टोटल मेंबरशिप। टोटल मेंबरशिप का मतलब है कि हाउस के टोटल मेंबर की संख्या, चाहे कोई मेंबर अब्सेंट हो या वैकेंसी हो। अगर हाउस में 545 मेंबर है तो उसका 50% होना चाहिए, मतलब 273 मेंबर का मेजोरिटी हो। स्पेशल मेजोरिटी में दो पार्ट्स होती है। 50% ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस, 2/3 मेजोरिटी ऑफ द दोज हु आर प्रेजेंट एंड वोटिंग। कंसेंट ऑफ स्टेट्स। जब अमेंडमेंट फेडरल प्रोविजन को इफेक्ट करता है, जैसे स्टेट्स के पावर, तो स्टेट के लेजिस्लेचर का कंसेंट चाहिए होता है। ये सिंपल मेजोरिटी से होता है, और अगर 50% स्टेट्स कंसेंट देता है तो अमेंडमेंट कंप्लीट हो जाता है। अब बात करते हैं प्रोविजन फॉर मेजोरिटी इन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स। प्रोविजंस रिक्वायरिंग ए सिंपल मेजोरिटी। ये सिंपल मेजोरिटी का यूज उन केस में होता है जहां पे बेसिक चेंजेस या ऑर्डिनरी लॉज पास करने की जरूरत होती है। ये मेजोरिटी मेंबर प्रेजेंट और वोटिंग कर रहे होनी चाहिए। एग्जाम्पल एडमिशन या एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट्स, आर्टिकल 2। अगर न्यू स्टेट को इंडिया में इंक्लूड करना हो तो सिंपल मेजोरिटी की जरूरत होती है, जैसे तेलंगाना का फॉर्मेशन, जिसमें पार्लियामेंट ने सिंपल मेजोरिटी से अप्रूव दिया था। फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स और अल्टरेशन ऑफ बाउंड्रीज, आर्टिकल 3। अगर किसी एग्जिस्टिंग स्टेट की बाउंड्रीज को चेंजेस करना हो या न्यू स्टेट बनाना हो तो सिंपल मेजोरिटी से डिसीजन लिया जाता है। एग्जाम्पल छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड की क्रिएशन को देख। एबोलिशन और क्रिएशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल इन स्टेट्स, आर्टिकल 169। स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल को बनाना या हटाना हो तो सिंपल मेजोरिटी से डिसीजन लिया जाता है। कोरम इन पार्लियामेंट, आर्टिकल 100। पार्लियामेंट में कोरम की मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर जो प्रेजेंट होनी चाहिए, इसको सिंपल मेजोरिटी से डिसाइड किया जाता है। सैलरीज एंड अलाउंस ऑफ मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, आर्टिकल 106। एमपीज के सैलरीज और अलाउंसेस को डिसाइड करने के लिए सिंपल मेजोरिटी का यूज होती है। की टर्म्स को देखते हैं। सिंपल मेजोरिटी, ये वो मेजोरिटी होती है जिसमें प्रेजेंट और वोटिंग कर रहे मेंबर का मेजोरिटी होना चाहिए, इरेस्पेक्टिव ऑफ वैकेंसी को इंक्लूड नहीं करते। प्रोविजंस रिक्वायरिंग ए स्पेशल मेजोरिटीज को देखते हैं। स्पेशल मेजोरिटी थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है और ये उन प्रोसेस के लिए होता है जिसमें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट या फंडामेंटल चेंजेस करने की जरूरत होती है। इसमें दो चीजें होती है, 50% ऑफ टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस और 2/3 मेजोरिटी ऑफ दोज प्रेजेंट एंड वोटिंग। एग्जाम्पल देखते हैं। फंडामेंटल राइट्स, आर्टिकल 12 to 35। अगर फंडामेंटल राइट्स में कोई चेंजेस करना हो तो स्पेशल मेजोरिटी की जरूरत होती है, जैसे राइट टू एजुकेशन को 86th अमेंडमेंट 2002 के थ्रू ऐड किया गया था। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसीज, डीपीएसपीज को मॉडिफाई करने के लिए भी स्पेशल मेजोरिटी रिक्वायर्ड होती है। अदर प्रोविजन नॉट कवर्ड बाय सिंपल और स्पेशल मेजोरिटी, ये वो प्रोविजन है जो कॉन्स्टिट्यूशन में किसी स्पेसिफिक कैटेगरी में नहीं आते, उनमें भी स्पेशल मेजोरिटी का यूज होता है। अब प्रोविजन रिक्वायरिंग स्पेशल मेजोरिटी प्लस रेक्टिफिकेशन ऑफ हाफ ऑफ द स्टेट्स, ये प्रोविजन फेडरल नेचर को इफेक्ट करते हैं, इसलिए उनमें स्टेट्स के कंसेंट भी जरूरत होती है। यह प्रोसेस सिंपल मेजोरिटी के साथ स्टेट्स के रेक्टिफिकेशन की भी डिमांड करता है। एग्जाम्पल देखते हैं। इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, आर्टिकल 54 एंड 55। प्रेसिडेंट के इलेक्शन का प्रोसेस चेंज करने के लिए स्पेशल मेजोरिटी और स्टेट के रेक्टिफिकेशन की जरूरत होती है।
सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट आर्टिकल 124 एंड 214। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जुरिस्डिक्शन या स्ट्रक्चर में कोई चेंज करना हो तो स्पेशल मेजोरिटी प्लस स्टेट का कंसेंट चाहिए होता है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर बिटवीन यूनियन एंड स्टेट्स। यूनियन और स्टेट्स के बीच लेजिस्लेटिव पावर को चेंज करने के लिए भी स्पेशल मेजोरिटी प्लस रेक्टिफिकेशन बाय द स्टेट रिक्वायर्ड होती है। गुड्स एंड सर्विस टैक्स काउंसिल। जीएसटी काउंसिल को स्टेब्लिश करने के लिए स्पेशल मेजोरिटी प्लस स्टेट के कंसेंट की जरूरत थी, जो 101 अमेंडमेंट 2016 के थ्रू किया गया था। 7th शेड्यूल 3 लिस्ट आर्टिकल 246 यूनियन स्टेट और कंकरेंट लिस्ट को मॉडिफाई करने के लिए भी स्पेशल मेजोरिटी प्लस स्टेट का कंसेंट रिक्वायर्ड होता है। मेजर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स को देखते हैं। फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1951। इसकी ऑब्जेक्टिव्स की बात करें तो यह अमेंडमेंट स्पेशली बैकवर्ड क्लासेस के लिए प्रोविजन बनाने की पावर देता है ताकि उनको सोशल और इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट मिल सके। आइए इसके की प्रोविजंस को देखते हैं। 9th शेड्यूल। यह शेड्यूल लैंड रिफॉर्म और अदर लॉज को जुडिशियल रिव्यू से प्रोटेक्ट करता है। इसका मतलब है कि अगर कोई लैंड रिफॉर्म लॉ बनाया जाता है तो उसे कोर्ट चैलेंज नहीं किया जा सकता। आर्टिकल 31, 31A एंड 31B। ये आर्टिकल लैंड रिफॉर्म्स को लीगल प्रोटेक्शन देने के लिए इंसर्ट किए गए हैं। आर्टिकल 19 क्लॉज 1 रेस्ट्रिक्शन। पहले आर्टिकल 19 क्लॉज 1 में फ्रीडम ऑफ स्पीच, असेंबली एक्सेट्रा दिए गए थे, लेकिन इस अमेंडमेंट के बाद 3 और रेस्ट्रिक्शंस ऐड की गई है। पब्लिक ऑर्डर, फ्रेंडली रिलेशन विथ फॉरेन स्टेट्स, इंसाइटमेंट टू एन ऑफेंस, नेशनलाइजेशन ऑफ बिजनेसेस। अगर स्टेट कोई बिजनेस या ट्रेड नेशनलाइज करता है तो उसे राइट टू ट्रेड के वायलेशन का इशू नहीं बनेगा। एग्जाम्पल, लैंड रिफॉर्म जैसे एबोलिशन ऑफ जमींदारी सिस्टम को जुडिशियल रिव्यू से प्रोटेक्ट करना ताकि ये रिफॉर्म इजिली इंप्लीमेंट हो सके। अब 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1952। इसकी ऑब्जेक्टिव्स की बात करें तो यह अमेंडमेंट हाई कोर्ट्स के जुरिस्डिक्शन को एक्सपेंड करता है और स्टेट के रीऑर्गेनाइजेशन के लिए प्रोविजन बनाता है। इसके की प्रोविजंस को देखते हैं। हाई कोर्ट का जुरिस्डिक्शन यूनियन टेरिटरीज तक एक्सटेंड किया गया। कॉमन हाई कोर्ट। अगर 2 या ज्यादा स्टेट के बीच एक कॉमन हाई कोर्ट बनाना हो तो ये प्रोविजन इंट्रोड्यूस किया गया। स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन। क्लास ए, बी, सी, डी स्टेट को एबोलिश करके 14 स्टेट और 6 यूनियन टेरिटरी में रीऑर्गेनाइज किया गया। एग्जाम्पल, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के लिए कॉमन हाई कोर्ट का प्रोविजन है। 9th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1960। इसकी ऑब्जेक्टिव्स है, ये अमेंडमेंट टेरिटोरियल एडजस्टमेंट के लिए था जो इंडिया और पाकिस्तान के बीच एग्रीमेंट के बाद किए गए। इसमें बेरुबारी यूनियन वेस्ट बंगाल का सेशन पाकिस्तान को किया गया था, जो इंडो पाक एग्रीमेंट 1958 का रिजल्ट था। 14th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1962। ये अमेंडमेंट पुडुचेरी को इंडियन यूनियन में इंक्लूड करता है और यूनियन टेरिटरीज के लिए लेजिस्लेटिव पावर देता है। इसकी की प्रोविजंस को देखते हैं। पुडुचेरी को इंडियन यूनियन में ऑफिशियली इंक्लूड किया गया। यूनियन टेरिटरीज के लिए लेजिस्लेचर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का प्रोविजन दिया गया, जैसे हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, गोवा, दमन एंड दीव और पुडुचेरी के लिए। एग्जाम्पल, पुडुचेरी को फुल प्लेज यूनियन टेरिटरीज बनाया गया था जिसमें लेजिस्लेचर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की फॉर्मेशन की गई। अब 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1971। यह अमेंडमेंट पार्लियामेंट को पावर देता है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन का कोई भी पार्ट अमेंड कर सके, इंक्लूडिंग फंडामेंटल राइट्स। इसके की प्रोविजंस को देखते हैं। पार्लियामेंट्री पावर। पार्लियामेंट को यह पावर मिल गई थी कि वो फंडामेंटल राइट्स को भी अमेंड कर सके। प्रेसिडेंट्स एसेंट। प्रेसिडेंट को कंपल्सरी एसेंट देना पड़ता था जब कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल प्रेजेंट होता था। एग्जाम्पल, पार्लियामेंट ने 24th अमेंडमेंट के थ्रू अपनी पावर को एक्सटेंड किया, जिसमें फंडामेंटल राइट्स को भी अमेंड करने का ऑप्शन दिया गया। अब
26th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1971। यह अमेंडमेंट प्राइवी पर्स और प्रिविलेजेस को एबोलिश करता है जो फॉर्मर रूलर को प्रिंसली स्टेट्स के टाइम मिलते थे। प्राइवी पर्स और प्रिविलेजेस को एबोलिश किया गया था जो पहले प्रिंसली रूलर को दिए जा रहे थे, जैसे राजा महाराजा को मिलने वाली प्राइवेसी पर्स को एबोलिश कर दिया गया जो उनको उनके प्रिंसली स्टेट के टाइम के प्रिविलेजेस के रूप में मिलते थे। अब बात करते हैं 35th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1974। यह अमेंडमेंट सिक्किम को इंडियन यूनियन का पार्ट बनाता है, लेकिन इनिशियली एसोसिएशन स्टेट के रूप में। इसकी प्रोविजंस को देखते हैं। प्रोटेक्टोरेट स्टेट्स ऑफ सिक्किम को टर्मिनेट किया गया और सिक्किम को इंडियन यूनियन का एसोसिएट स्टेट बना दिया गया। 10th शेड्यूल ऐड किया गया जो सिक्किम के एसोसिएशन के टर्म्स और कंडीशन को डिफाइन करता है। 36th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1975 को देखते हैं। यह अमेंडमेंट सिक्किम को फुल फ्लेज्ड स्टेट बनाता है और 10th शेड्यूल को हटा देता है। सिक्किम को फुल फ्लेज्ड स्टेट बना दिया गया, 10th शेड्यूल को हटा दिया गया जो पहले सिक्किम के एसोसिएशन को रेगुलेट करता था। अब 39th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1975। यह अमेंडमेंट इमरजेंसी के दौरान किया गया था, जिसमें प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर और लोकसभा स्पीकर के इलेक्शन को कोर्ट स्क्रूटिनी से एग्जेम्प्ट किया गया। एग्जाम्पल, इमरजेंसी के दौरान इलेक्शन को कोर्ट के रिव्यू से एग्जेम्प्ट किया गया ताकि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बनी रहे। 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। यह अमेंडमेंट प्रियम्बल को मॉडिफाई करता है और फंडामेंटल ड्यूटीज को इंट्रोड्यूस करता है। आइए इसकी प्रोविजन को देखते हैं। प्रियम्बल में 3 न्यू वर्ड्स ऐड किए गए, सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी। फंडामेंटल ड्यूटीज को पार्ट 4A में ऐड किया गया। 4 न्यू डायरेक्टिव प्रिंसिपल को ऐड किए गए जो हैं हेल्दी डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन आर्टिकल 39, इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड आर्टिकल 39A, वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन इंडस्ट्री आर्टिकल 43A, प्रोटेक्शन ऑफ इन्वायरमेंट फॉर फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ आर्टिकल 48A। अब 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978 को देखते हैं। ये अमेंडमेंट नेशनल इमरजेंसी और राइट टू प्रॉपर्टी को मॉडिफाई करता है। इसके की प्रोविजंस को देखते हैं। इंटरनल डिस्टर्बेंस को आर्म्ड रेबेलियन से रिप्लेस किया गया नेशनल इमरजेंसी के लिए। नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर करने के लिए कैबिनेट की रिटर्न रिकमेंडेशंस जरूरी की गई। राइट टू प्रॉपर्टी को फंडामेंटल राइट से हटाकर लीगल राइट्स बना दिया गया। आर्टिकल 20 और 21 यानी कि राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी को इमरजेंसी के दौरान भी सस्पेंड नहीं किया जा सकता। अब 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1985 को देखते हैं। यह अमेंडमेंट डिफेक्शन को कंट्रोल करता है और 10th शेड्यूल को इंट्रोड्यूस करता है। डिफेक्शन के ग्राउंड पर एमपीज और एमएलएस को डिस्क्वालीफाई करने का प्रोविजन दिया गया। 10th शेड्यूल इंट्रोड्यूस किया गया जो डिफेक्शन के रूल्स को डिफाइन करता है। अब 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1989। यह अमेंडमेंट वोटिंग एज को 21 से 18 ईयर करने के लिए किया गया। अब 69th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1991। यह अमेंडमेंट दिल्ली को नेशनल कैपिटल टेरिटरी यानी कि एनसीटी बनाता है और लेजिस्लेचर का प्रोविजन देता है। इसमें 17 मेंबर लेजिस्लेटिव असेंबली और 7 मेंबर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का प्रोविजन दिया गया। 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992। यह अमेंडमेंट पंचायती राज इंस्टीट्यूशन और अर्बन लोकल बॉडीज को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस देता है। पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया पार्ट 9 और 11th शेड्यूल में। अर्बन लोकल बॉडीज को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया पार्ट 9A और 12th शेड्यूल में। 84th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट
2001। ये अमेंडमेंट सीट की रीएडजस्ट को 2026 तक एक्सटेंड करता है। सीट इन लोकसभा और स्टेट असेंबलीज की रीएडजस्टमेंट को 25 साल के लिए एक्सटेंड किया गया ताकि पॉपुलेशन कंट्रोल मेजर्स को इनकरेज किया जा सके। एग्जाम्पल, सेंसस बेस्ड रीएडजस्टमेंट को 2026 तक एक्सटेंड कर दिया गया जिसमें पॉपुलेशन ग्रोथ को मैनेज किया जा सके। 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002। ये अमेंडमेंट एलिमेंट्री एजुकेशन को फंडामेंटल राइट्स बनाता है और न्यू फंडामेंटल ड्यूटीज को ऐड करता है। आर्टिकल 21A एलिमेंट्री एजुकेशन को फंडामेंटल राइट्स बना दिया गया। आर्टिकल 45 को चेंज किया गया जो अब अर्ली चाइल्डहुड केयर को एम्फेसाइज करता है। न्यू फंडामेंटल ड्यूटीज अंडर आर्टिकल 51A ऐड की गई। अब बात करते हैं 89th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2003। ये अमेंडमेंट नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स को सेपरेट बॉडी बनाता है। नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट आर्टिकल 338 और नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब आर्टिकल 338A को अलग अलग बनाया गया। एग्जाम्पल, पहले कंबाइंड नेशनल कमीशन था जो दोनों शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लिए काम करता था। इस अमेंडमेंट के बाद दोनों के अलग अलग कमीशन बनाए गए ताकि उनके स्पेसिफिक इश्यूज को ज्यादा फोकस और अटेंशन मिल सके। अब 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2011। ये अमेंडमेंट कोऑपरेटिव सोसाइटी को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस देता है और उनके लिए कुछ फंडामेंटल राइट्स और डायरेक्टिव्स इंट्रोड्यूस करता है। आइए इसके की प्रोविजंस को देखते हैं। आर्टिकल 19। कोऑपरेटिव सोसाइटी को फंडामेंटल राइट्स बना दिया गया जिसमें उनको फॉर्म्स करने का हक दिया गया। न्यू डायरेक्टिव्स प्रिंसिपल, स्टेट को कोऑपरेटिव सोसाइटी को प्रमोट करने का डायरेक्टिव दिया गया। पार्ट 9B, कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए एक नया पार्ट ऐड किया गया जो उनके फंक्शनिंग और प्रोटेक्शन को रेगुलेट करता है। अब 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2014। ये अमेंडमेंट नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन को इंट्रोड्यूस करता है जो जज की अपॉइंटमेंट को रेगुलेट करता है। NJAC का फॉर्मेशन किया गया जिसमें एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी दोनों का इन्वॉल्वमेंट था। सुप्रीम कोर्ट ने 2015 में नेशनल जुडिशियल NJAC को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया और कोलिजियम सिस्टम को वापस एक्सेप्ट किया। अब बात करते हैं 100 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2015। ये अमेंडमेंट लैंड बाउंड्रीज एग्रीमेंट को इंडिया और बांग्लादेश के बीच इंप्लीमेंट करता है। लैंड बाउंड्रीज एग्रीमेंट को इंप्लीमेंट किया गया जिसमें इंडिया और बांग्लादेश के बीच बॉर्डर एरियाज को एक्सचेंज किया गया। 101st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2017 को देखते हैं। यह अमेंडमेंट गुड्स और सर्विस टैक्स को इंडिया में इंट्रोड्यूस किया करता है। जीएसटी को इंट्रोड्यूस किया गया जो सिंगल टैक्स सिस्टम बनाता है और गुड्स और सर्विसेज पर लगने वाले मल्टीपल टैक्स को रिप्लेस करता है। जीएसटी काउंसिल को फॉर्म किया गया जो टैक्स रेट और पॉलिसीज डिसाइड करते हैं। अब 102nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2018। यह अमेंडमेंट नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस देता है जो बैकवर्ड क्लासेस के वेलफेयर के लिए काम करता है। 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2019। यह अमेंडमेंट इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए 10% रिजर्वेशन इंट्रोड्यूस करता है जो उनको एजुकेशन और गवर्नमेंट जॉब में अपॉर्चुनिटीज देता है। 104th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2020। ये अमेंडमेंट एससीज और एसटी के लिए रिजर्वेशन को लोकसभा और स्टेट असेंबलीज में एक्सटेंड करता है। 105th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2021। ये अमेंडमेंट नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस के लिए एक स्पेशल प्रोविजन बनाता है जिसमें स्टेट्स को अपनी बैकवर्ड क्लासेस की लिस्ट बनाने का पावर मिलता है। स्टेट्स को अपनी एसईबीसी लिस्ट बनाने और मेंटेन करने का पावर दिया गया बिना एनसीबीसी से कंसल्टेशन के। अब 106 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2023। यह अमेंडमेंट वुमेन के लिए रिजर्वेशन को लोकसभा, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली
और दिल्ली असेंबली में इंट्रोड्यूस करता है, जो SC/ST के रिजर्व सीट में भी अप्लाई होता है। अब बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट की। फाइनल इंटरप्रेटर एंड गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। रोल ऑफ सुप्रीम कोर्ट को देखते हैं। फाइनल इंटरप्रेटर। सुप्रीम कोर्ट इज द अल्टीमेट अथॉरिटी इन इंटरप्रेटिंग द कॉन्स्टिट्यूशन। अगर कॉन्स्टिट्यूशन के किसी पार्ट को लेकर कोई कंफ्यूजन या डिस्प्यूट हो तो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन फाइनल होता है। गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सुप्रीम कोर्ट कॉन्स्टिट्यूशन की सेफगार्ड करता है और इंश्योर करता है बेसिक प्रिंसिपल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन फॉलो हो रही है कि नहीं। गारंटर ऑफ फंडामेंटल राइट्स। सुप्रीम कोर्ट सिटीजन के फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करता है। अगर किसी का फंडामेंटल राइट्स वायलेट हो रहा हो तो सुप्रीम कोर्ट उसको प्रोटेक्ट करने के लिए एक्शन लेता है। अब केशवानंदा भारती केस 1973। बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने एक इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल दिया जिसे बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन कहते हैं। इसके अकॉर्डिंग कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर को चेंज नहीं किया जा सकता इवन थ्रू अमेंडमेंट। एग्जाम्पल, अगर पार्लियामेंट कोई अमेंडमेंट पास करती है जो कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर को वायलेट करता है, फॉर एग्जाम्पल सेकुलरिज्म या डेमोक्रेसी को वीकेन करता है, तो सुप्रीम कोर्ट उस अमेंडमेंट को नलीफाई कर सकता है। अब क्रिटिसिज्म ऑफ द अमेंडमेंट प्रोसीड्यूर को देखते हैं। स्टेट्स कैन नॉट इनिशिएट अमेंडमेंट्स। कॉन्स्टिट्यूशन के अमेंडमेंट प्रोसेस में स्टेट का रोल लिमिटेड है। ओनली पार्लियामेंट कैन इनिशिएट एन अमेंडमेंट। State can only rectify certain amendments, like in case of special majority amendments, but they cannot propose any changes to the constitution on their own. Example, अगर पार्लियामेंट को लगता है कि कॉन्स्टिट्यूशन में कोई चेंज जरूरी है तो स्टेट उन चेंजेस को अप्रूव या रिजेक्ट कर सकते हैं, लेकिन उन्हें प्रपोजल देने का पावर नहीं होता। लिमिटेड रोल ऑफ स्टेट इन प्रोपोजिंग अमेंडमेंट्स। स्टेट को अमेंडमेंट प्रोसेस करने का एक ही तरीका है, लेजिस्लेटिव काउंसिल को बनाने की बात करना, पर यह भी सिर्फ कुछ स्पेसिफिक केसेस में होता है, जैसे आर्टिकल 169 में लेजिस्लेटिव काउंसिल का क्रिएशन। नो टाइम लिमिट फॉर स्टेट रेक्टिफिकेशन। कॉन्स्टिट्यूशन में यह नहीं कहा गया कि स्टेट को कितने दिनों में अमेंडमेंट को रेक्टिफाई करना होगा। इससे डिले हो सकती है और अनसर्टेनिटी क्रिएट हो सकती है। एग्जाम्पल, अगर कोई इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हो और स्टेट को उसको रेक्टिफाई करना हो तो टाइम फ्रेम क्लियर ना होने की वजह से प्रोसेस स्लो हो सकता है। स्टेट कैन नॉट विड्रॉ देयर अप्रूवल। कॉन्स्टिट्यूशन में ये भी नहीं दिया गया कि अगर स्टेट ने अमेंडमेंट को अप्रूव कर दिया है तो क्या वो अपनी अप्रूवल विड्रॉ कर सकता है या नहीं। एग्जाम्पल, अगर एक स्टेट किसी अमेंडमेंट को अप्रूव करता है और बाद में उन्हें लगता है कि उनका डिसीजन गलत था तो वो अपनी अप्रूवल चेंज नहीं कर सकते। अब नो स्पेशल बॉडी फॉर अमेंडमेंट्स। कॉन्स्टिट्यूशन में कोई स्पेसिफिक बॉडी नहीं है जो अमेंडमेंट को रिव्यू करे। यह प्रोसेस पार्लियामेंट के थ्रू होता है जिसमें स्टेट का इन्वॉल्वमेंट लिमिटेड है। एग्जाम्पल, अगर कोई अमेंडमेंट पास होता है तो स्टेट का अप्रूवल जरूरी होता है, लेकिन इसके लिए कोई सेपरेट बॉडी नहीं है जो अमेंडमेंट को इवेलुएट करे। नो प्रोविजन फॉर ज्वाइंट सेटिंग। अगर डिसएग्रीमेंट हो बिटवीन लोकसभा एंड राज्यसभा ऑन द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट तो ज्वाइंट सेटिंग का प्रोविजन नहीं है। इससे डिसीजन मेकिंग प्रोसेस स्लो हो सकता है। वेग्यू प्रोविजन लीडिंग टू जुडिशियल इंटरवेंशन। कॉन्स्टिट्यूशन के अमेंडमेंट प्रोसेस में कुछ वेग्यू प्रोविजन है जो जुडिशियरी को इंटरवेन करने का स्कोप देता है। अगर किसी को लगता है कि अमेंडमेंट अनकॉन्स्टिट्यूशनल है तो वो सुप्रीम कोर्ट जा सकता है।